हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है नाभिक, दैट इज़ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, जो भी कहना चाहें। और बच्चों इस चैप्टर का आज रहेगा लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों पिछले लेक्चर से हम नाभिक के बारे में सीखते आ रहे हैं, नाभिक का परिचय करा रहे थे। तो उसी क्रम में आज बच्चों हम नाभिकों का वर्गीकरण करेंगे कि नाभिक किस किस टाइप के होते हैं बच्चों। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? नाभिकों का वर्गीकरण, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों नाभिकों को हम यहाँ जब वर्गीकृत करेंगे तो इस लेक्चर में हम 3 टाइप पढ़ेंगे बच्चों। पहला समस्थानिक, दूसरा समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। यानी नाभिक समस्थानिक भी हो सकते हैं, समभारिक भी हो सकते हैं और समन्यूट्रॉनिक भी हो सकते हैं। और भी टाइप होते हैं बच्चों, लेकिन हमारा काम इतने से चल जाएगा। तो समस्थानिक कह लें या समप्रोटोनिक कह लें, एक ही बात है। समस्थानिक यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे आइसोटोप्स। ठीक है बच्चों। समभारिक यानी आइसोबार्स। बात समझ रहे हैं? हम नाभिकों को वर्गीकृत कर रहे हैं बच्चों। यानी अगली जो वर्गीकरण है वो है समन्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। तो हमें ये पढ़ने हैं बच्चों आज के लेक्चर में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि मैं ये तीनों आज के लेक्चर में नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो हमने नाभिकों को जैसे 3 भागों में बांटा, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो आज के लेक्चर में ये एक एक करके पढ़ते चलते हैं। अगर हो सका तो मैं तीनों पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर वीडियो लंबा होने लगा तो आपको दिक्कत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितना लेंदी वीडियो बनता है। हो सकता है आज मैं केवल इतना ही पढ़ा पाऊँ या तीनों ही पढ़ा दूँ, तो परेशान मत होना। अगर मैं आज केवल इतना ही पढ़ा पाया समस्थानिक, तो ये अगले लेक्चर्स में पढ़ा देंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक समस्थानिक। समस्थानिक या इसको हम कह सकते हैं समप्रोटोनिक, एक ही बात है। समस्थानिक कह लें या समप्रोटोनिक कह लें, यानी कुछ नहीं, ऐसे छोड़िए, समस्थानिक को समझिए। वैसे मैं जो कहने जा रहा था बच्चों, इंग्लिश में बताना चाह रहा था, समझ रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा था वैसे बच्चों, समस्थानिक इनको इंग्लिश में लिखना चाह रहा था, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया था इसलिए नहीं लिखा। समस्थानिक यानी इसको लिख सकते हैं आइसोटोप्स, या समप्रोटोनिक हैं तो आइसोप्रोटॉन्स, कुछ भी कह लें, एक ही बात है। तो बच्चों क्या होते हैं ये, यहाँ से शुरू करना है हमें। तो एक ही तत्व के होंगे बच्चों। समस्थानिक का मतलब क्या है? आपको पता है कि हमने किसी भी नाभिक को, किसी भी तत्व के नाभिक को, जैसे कोई तत्व है X, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, जो भी हो,
नीचे हमने लिखा था जेड यानी परमाणु क्रमांक जो दर्शाता है प्रोटॉनों की संख्या को, और ऊपर लिखा था ए यानी मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो दर्शाती है बच्चों किसको, न्यूक्लियनों की संख्या को, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, और ये केवल प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो उन्हीं संख्याओं के आधार पर न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, उन्हीं संख्याओं के आधार पर उन संख्याओं में क्या तालमेल बैठ रहा है उसी आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है, फर्स्ट पॉइंट हमारा आज का समस्थानिक या समप्रोटोनिक, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो समस्थानिक होंगे बच्चों एक ही तत्व के होंगे। जब एक ही तत्व के होंगे, और एक बात ध्यान रखें, तत्व का निर्धारण जेड से होता है। तत्व का निर्धारण किससे होता है, जेड से। जब जेड सेम है तो तत्व वही रहेगा, क्योंकि आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी है बच्चों, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, उसमें जेड परमाणु क्रमांक को ही आधार मानकर उनके स्थान निर्धारित किए हैं। समझ रहे हैं? जैसे 1H1 तो 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन है, और अगर 1 बदल गया, अब 2 हो गया, तो वो हीलियम हो गया 2He4। ये दूसरे स्थान पर हो गया, ये पहले स्थान पर हो गया। समझ रहे हैं बच्चों? बात समझ रहे हैं? लिथियम लिख दें तो ये तीसरे स्थान पर हो गया 3Li6 या 7, ये आइसोटोप होते हैं। 3Li7 भी लिख सकते हो, वो अभी बताएंगे। बात समझ रहे हैं? अभी मैं 7 लिख देता हूँ। ऊपर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ ऊपर भी अलग अलग है, लेकिन अब ये तत्व अलग कब होगा बच्चों, जब परमाणु क्रमांक अलग हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी ये बात। तो ये बात बताना ज़रूरी थी कि ये बता रहे हैं कि इसमें 1 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये दोनों का योग है बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या का और न्यूट्रॉनों की संख्या का। तो दोनों के योग में से प्रोटॉनों की संख्या घटाएंगे तब न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या n कब मिलती है, जब हम a में से z घटाते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2, 4 में से 2 घटाया 2 बचे, तो 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं। इसमें 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं, क्योंकि 7 में से 3 घटाया तो बचा 4। समझ रहे हैं बच्चों? तो आइसोटोप्स क्या हैं, एक ही तत्व के, लिखते हैं यहाँ, एक ही तत्व के वे परमाणु या वे सभी परमाणु, एक ही तत्व के वे सभी परमाणु, कैसे ही लिख लो समझ में आना चाहिए, जिनके नाभिकों में, जिनके नाभिकों में जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है बच्चों। प्रोटॉनों, जल्दी जल्दी लिखते हैं, राइटिंग छोड़िए। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग होगी, भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक या समप्रोटोनिक कहलाते हैं। लिख लेना बच्चों, इतना काम तो आप कर सकते हैं। मैंने एक ही शब्द लिख दिया, दोनों एक ही बातें हैं। मतलब एक ही तत्व के होंगे बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले होंगे,
लेकिन परमाणु क्रमांक उनका समान होगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके नाभिकों की जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ये मैं हटा देता हूँ बच्चों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों कि समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों, हाइड्रोजन लें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसमें देखें प्रोटॉन कितने हो गए, 1, न्यूट्रॉन 0, इसमें से घटाएंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, अभी बताया था। इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 1 जो नीचे है, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 में से 1 घटाया 1। इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 1, और न्यूट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 3 - 1 2। अभी बताया था ना कि XZA से लिखते हैं, ये प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, और A न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को योग को दर्शाता है बच्चों। तो ये तो दोनों का जोड़ है, और ये नीचे प्रोटॉन लिखे हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो दोनों के जोड़ में से प्रोटॉन को घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या बच जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि इन तीनों ही नाभिकों में प्रोटॉन बराबर हैं। देखो, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। इसमें 0 यानी कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब हाइड्रोजन के हमारे पास कितने समस्थानिक हो गए बच्चों, 3 समस्थानिक हो गए। हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक हो गए। बात समझ आई? बात समझ आई कि नहीं? ऐसी हीलियम की बात करते हैं। अब हीलियम की बात करें बच्चों, तो हीलियम के 2 समस्थानिक हैं, 2He3 एंड 2He4। इसमें भी देखें, इसमें प्रोटॉन कितने हुए बच्चों, 2, और न्यूट्रॉन कितने हुए, 3 में से 2 घटाओगे 1। इसमें प्रोटॉन कितने हुए, 2, और न्यूट्रॉन कितने हुए, 4 में से 2 घटाओगे 2। तो प्रोटॉन तो बराबर हैं दोनों में, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। या ये कह सकते हैं कि देखो इन सब में नीचे समान है, इसलिए ये एक ही तत्व के हैं। क्योंकि कोई भी तत्व जब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वो H ही रहेगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वो HE ही रहेगा। ये नहीं कि 2He हो जाए और 2 कुछ और हो जाए, 2Li हो जाए, लिथियम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तत्व का निर्धारण बच्चों परमाणु क्रमांक से ही होता है। जब परमाणु क्रमांक समान हैं तो तत्व समान हैं, तत्व एक ही है, लेकिन उनके नाभिक भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। नाभिक की संरचनाएं उनकी अलग अलग हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है। इन समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी समान रहेगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान है और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी समान हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी समान और नाभिकीय संरचना अलग अलग। ठीक है ना? तो ये हीलियम का उदाहरण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम की बात करें बच्चों तो 3Li6 और 3Li7 ये लिथियम के 2 आइसोटोप हो गए। हीलियम के कितने आइसोटोप हुए बच्चों? 2। इसके भी 2 आइसोटोप, यानी लिथियम इस कन्फिग्रेशन वाला भी होगा, इस कन्फिग्रेशन वाला भी होगा, इस नाभिकीय संरचना वाला भी होगा, इस नाभिकीय संरचना वाला भी होगा। अब जैसे यहाँ देखें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 3। यहाँ भी प्रोटॉन कितने हैं? 3, क्योंकि नीचे कितना लिखा है? 3। न्यूट्रॉन कितने हुए? 6 में से 3 घटाइए 3। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हुए? 7 में से 3 घटाइए 4। तो प्रोटॉन बराबर लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग, तो ये दोनों आइसोटोप्स हो गए। यानी कोई ये कहे कि लिथियम के कितने आइसोटोप्स हैं, तो आप ये बताएंगे कि 2 आइसोटोप्स हैं और उनकी नाभिकीय संरचनाएं ये हैं, एक है 3Li6, एक है 3Li7। बात समझ रहे हैं बच्चों? अब बात करते हैं कार्बन की।
कार्बन के बच्चों 3 आइसोटोप होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। अब इसमें भी हम न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लिखेंगे बच्चों अभी थोड़ी देर में। तो बच्चों यहाँ देखें, यहाँ प्रोटॉन कितने हुए 6, यहाँ प्रोटॉन कितने हुए 6, यहाँ प्रोटॉन कितने हुए 6। अब न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन कितने हुए 6, 12 में से 6 गए। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हुए 13 में से 6 गए 7। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हुए 14 में से 6 गए 8। तो इस तरीके से ये आ गए बच्चों, ठीक है। कार्बन के हो गए, ऐसी ऑक्सीजन के और क्लोरीन के और लेड के और लिखेंगे बच्चों। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा कि देखो सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, बस आइसोटोप्स लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों ऑक्सीजन के आइसोटोप लिखते हैं। ऑक्सीजन को किस संकेत से लिखते हैं बच्चों? O से। तो 8O16, 8O17, 8O18, ये 3 आइसोटोप्स हैं बच्चों ऑक्सीजन के। अब यहाँ देखें प्रोटॉनों की संख्या 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ हो गई 16 में से 8 घटाओगे 8। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या हुई 9 और 18 में से 8 घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हुई 10। तो प्रोटॉन तो बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। ऐसे ही बच्चों अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। अब किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरीन की। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं बच्चों। एक होता है 17Cl35 और एक 17Cl37। तो इसमें देखो प्रोटॉन 17 हो गए और न्यूट्रॉन अलग अलग हो गए, समझ रहे हैं। यहाँ 20 न्यूट्रॉन हो गए और यहाँ 18 हुए, ठीक है। तो अलग अलग हैं। लिखूँ क्या उन्हें? चलो लिख देता हूँ। प्रोटॉन हुए 17, यहाँ भी प्रोटॉन हुए 17, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन हुए, इसमें से घटाओगे 35 में 17 तो 8 बचेंगे बच्चों। और यहाँ न्यूट्रॉन हो गए 37 में 17 घटाओगे तो 18 हुए बच्चों, 18। और यहाँ 37 में 17 घटाओगे तो 20 हुए, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन अलग, प्रोटॉन समान। अब बात कर लेते हैं लेड की। तो देखें लेड के बच्चों 4 समस्थानिक हैं। पीबी, लेड को पीबी से लिखते हैं, आपको ध्यान है। 82 एटॉमिक नंबर होता है और 204। और दूसरा लेड 82, ये तो सब में समान रहेगा, ठीक है ना। 206। फिर लेड 82। बात समझ रहे हैं ना कि जब लेड ही है तो 82 ही रहेगा। 207 और लेड 208, ये समस्थानिक लेड के हो गए बच्चों। तो बात समझ आई। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाविक हैं, भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाविक हैं, जिनका जो नाभिकीय संरचना है वो अलग अलग है बच्चों। तो इस प्रकार आप समझे कि नाभिक समस्थानिक, नाभिकों में समस्थानिक टाइप के नाभिक भी होते हैं, यानी समस्थानिक भी होते हैं, ठीक है। अभी आगे एक चर्चा और करनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक और पढ़ लेते हैं बच्चों समस्थानिक, जैसे यूरेनियम। जो बात मैं आगे एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ और ध्यान आ गई, यूरेनियम को और बता दूं। यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं बच्चों, 92, 235 एंड यूरेनियम 92, 230, 238, ये और होते हैं। इसके 2 आइसोटोप्स हो गए बच्चों, क्योंकि देखिए परमाणु क्रमांक यानी जेड समान है। यानी अभी तक हमने देखा कि जो समस्थानिक होंगे उनमें जेड समान होगा, उन परमाणुओं में जेड कैसा होगा बच्चों? सेम होगा, और ए डिफरेंट होगा। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे? सेम। लेकिन
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, अलग अलग, यानी डिफरेंट। तो ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें, ये हुई बात। अब बच्चों एक मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि जिन तत्वों के समस्थानिक होते हैं, सभी तत्वों के समस्थानिक नहीं होते, लेकिन जिन जिन तत्वों के समस्थानिक होते हैं उनका जो एटॉमिक मास है, यानी परमाणु द्रव्यमान, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होता है, यानी दशमलव में होगा। क्योंकि बड़ा अजीब लगा, इस बात को कैसे समझें कि भिन्नात्मक होता है, यानी दशमलव में होगा। जैसे हम कोई संख्या कहेंगे 7.2, 6.3, ये भिन्नात्मक संख्या हैं बच्चों जो दशमलव में आती हैं। 3/4, 4/3, मतलब 4/3 कहें, 6/5 कहें, बात समझने की कोशिश करना। तो होना क्या चाहिए था कि जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें बच्चों, तो क्लोरीन में हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन 17Cl35। तो इससे ये लग रहा है कि इसका परमाणु द्रव्यमान 35 AMU होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी 1 AMU। तो हमने ये बताया था कि जो नाभिक है उसका द्रव्यमान AMU होता है। नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, ये पीछे पढ़ा चुके हैं बच्चों, AMU होना चाहिए। और A क्या है, ये A, जैसे कोई तत्व X, Z, A हो तो A यही तो है, यानी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग। किसी थैली में कितने न्यूट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, उनमें जितना वजन है वही तो बच्चों द्रव्यमान हो गया। लेकिन यहाँ जब दशमलव में मिला हमें, क्लोरीन का द्रव्यमान बच्चों हमें मिला 35.5 AMU, तब बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। तभी तो आइसोटोप्स के बारे में पता चला था कि 35.5 दशमलव में क्यों है, दशमलव में क्यों आ रहा है, भिन्नात्मक क्यों आ रहा है, फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, कि क्या उसमें आधा प्रोटॉन है कि आधा न्यूट्रॉन मौजूद है, कि 17 प्रोटॉन हो और 18.5 न्यूट्रॉन हो, या 17.5 प्रोटॉन हैं और 18 न्यूट्रॉन हैं। समझ नहीं आया ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सूक्ष्मतम कण हैं, उनके टुकड़े तो हो ही नहीं सकते बच्चों। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है समस्थानिक। आपने पढ़ा कि जैसे प्रयोगशाला में अगर क्लोरीन गैस तैयार की जाएगी तो उसका जो एटॉमिक मास है, जिसको हम परमाणु भार भी कह देते हैं बच्चों, वो 35.5 आएगा AMU। तो वो क्यों आया, वो इसलिए आया कि क्लोरीन में बच्चों दोनों प्रकार के परमाणु होंगे, दोनों प्रकार के नाभिक होंगे, 17Cl35 भी होंगे, अभी बताए थे मैंने दोनों समस्थानिक, और 17Cl37 भी होंगे, ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे। इसलिए इन आइसोटोप्स की वजह से वो बदल गया दशमलव में। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो होता क्या है बच्चों, प्रकृति में ये जब क्लोरीन गैस तैयार की जाएगी, मतलब नेचुरली, तो ये इनमें रेशियो होगा। ये नहीं कि जितने नाभिक 17Cl35 के हैं उतने ही नाभिक इसके होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये पाए गए बच्चों 3:1 के अनुपात में, यानी अगर ये 3 हैं तो ये 1 हैं, ये 6 नाभिक हैं तो ये 2 हैं, समझ रहे ना, ये 12 हैं तो ये 4 हैं, यानी 3:1 का रेशियो, या 75% 25%, ओके, इतना रेशियो होता है। तो अगर हम मीन द्रव्यमान निकालें, मीन द्रव्यमान एटॉमिक मास, ये बच्चों ये मास नंबर है, ये जो A होता है वो मास नंबर होता है, वो संख्या है कि कितने न्यूक्लियन हैं, वो परमाणु द्रव्यमान नहीं है। परमाणु द्रव्यमान तो निकलेगा इस तरीके से। अब हम परमाणु द्रव्यमान निकाल के दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी तसल्ली रखिए। मैं बोर्ड को बच्चों साफ कर लूँ थोड़ा सा, 1
सेकंड रुकिएगा। अरे यार जितना साफ करो उतना गंदा हो रहा है। अरे चल कहीं दूर निकल जाए, क्या मौसम है। हाँ तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसका निकाल रहे हैं? क्लोरीन का। परमाणु द्रव्यमान m बराबर ऐसे निकालेंगे A1X1 प्लस A2X2, यानी इसमें जो मास नंबर है वो कितना है, संख्या कितनी है न्यूक्लियॉन्स की, और दूसरे में कितनी है। किसी के 3 आइसोटोप हैं तो A3X3 आ जाएगा। यहाँ 2 आइसोटोप हैं क्लोरीन के, अपॉन X1 प्लस X2। X1 और X2 बहुलता हैं, ये जो रेशियो था। परसेंटेज में भी हो सकता है 75%, तो यहाँ 75 रखेंगे। अनुपात में देख रहे हैं तो यहाँ 3 रखेंगे बच्चों। तो कितना आ गया देखिए, A1 कितना है, यहाँ इससे कंपेयर करिए तो ये A1, ये क्या हो गया बच्चों, ये किसको बता रहा है, A1 को। ये किसको बता रहा है, A2 को, दूसरे आइसोटोप का मास नंबर और पहले आइसोटोप का मास नंबर। तो A1 35, इसका अनुपात कितना है 3, तो गुणा 3, प्लस A2 कितना है बच्चों 37, गुणा अनुपात कितना है 1 बटे X1 प्लस X2 यानी 3 प्लस 1। इसको हल करते हैं अब, बराबर तो 5 15 105 आ गया, प्लस 37 बटे 4 बराबर कितना आया बच्चों, 7 और 5 12 और 3 और 1 4, यानी 142 बटे 4। 4 का भाग करें अब, 4 तिया 12 बचे 2, 22 हो गए, 4 पंजे 20, दशमलव लगाया, 4 पंजे 20, 35.5 आ गया बच्चों। इतने AMU आ गया, एटॉमिक मास। बात समझ रहे हैं? तो परसेंटेज के हिसाब से हुआ ये, परसेंटेज के हिसाब से परमाणु द्रव्यमान हमने निकाल लिया, फ्रैक्शन में आया। तो जिनके समस्थानिक होंगे, अब बच्चों यहाँ 75% होता तो यहाँ 75 रखते, परसेंटेज में होता कि ये तो हमने अनुपात में लिख दिया ना, तो यहाँ 75 लिखते, यहाँ 25 लिखते, यहाँ 75 प्लस 25 यानी 100 लिखते। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपकी NCERT बुक में भी हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो बच्चों आपको समझ में आएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ और खट्टी मीठी बातों की चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों अब आगे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने आइसोटोप्स पढ़े बच्चों, समस्थानिक पढ़े। अच्छा, समस्थानिक नाम क्यों था कि जैसे हाइड्रोजन के हमने समस्थानिक पढ़े 1H1, 1H2, 1H3। तो बच्चों जो आपकी आवर्त सारणी है, पीरियडिक टेबल जो बनाई गई है, वो परमाणु क्रमांक को बेस मानकर बनाई गई है, उसी को आधार मानकर। तो जब परमाणु क्रमांक सबके समान हैं तो वो एक ही स्थान पर होंगे आवर्त सारणी में। 1H1 भी उसी, जिस स्थान पर 1H1 है आवर्त सारणी में, उसी स्थान पर 1H2 होगा, उसी स्थान पर 1H3 होगा, एक ही स्थान लेंगे वो। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो एक ही स्थान पर होने के कारण उनको हमने क्या कहा है, समस्थानिक। आवर्त सारणी में उनका स्थान निश्चित है। लेकिन बच्चों इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, प्रोटॉनों की संख्या कैसी है, समान, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होने के कारण एक से तो नहीं रहे, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है यानी डिफरेंट है। और प्रोटॉनों की संख्या कैसी है बच्चों, समान है, सब में प्रोटॉनों की संख्या समान है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या बदल जाने से क्या हुआ कि उनकी नाभिकीय संरचना अलग अलग हो गई। नाभिकीय संरचना अलग अलग हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, भिन्न भिन्न।
नाव की संरचना कैसी होगी बच्चों? भिन्न भिन्न होगी। बात समझ रहे हैं? यानी प्रोटॉनों की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन तो अलग अलग हैं, तो नाव की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गई। तो उनकी बच्चों रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव गुण, ये आगे पढ़ेंगे। वैसे आपने पिछली क्लासेस में रेडियो एक्टिवता के बारे में पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिव जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। वो भी कैसे हो जाते हैं? डिफरेंट, यानी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, भिन्न भिन्न। कैसे? जैसे पहला उदाहरण देते हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होंगी। जैसे 6C12 स्थायी है, यानी इसका विघटन नहीं हो रहा, प्राकृतिक विघटन नहीं हो रहा, लेकिन 6C14 अस्थायी है। ठीक है। दूसरा उदाहरण दें, यूरेनियम 235-92 एंड यूरेनियम 92-238, इनकी अर्ध आयु भिन्न भिन्न है। इन दोनों की जो अर्ध आयु हैं, अर्ध आयु वो कैसी हैं बच्चों? भिन्न भिन्न। अब बच्चों चूंकि ये एक ही तत्व के परमाणु हैं, क्या हैं? एक ही तत्व के परमाणु हैं। जैसे ये 3 आइसोटोप हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। मैंने लिख दिया ऑक्सीजन 8O16, 8O17, 8O18, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, आइसोटोप्स हैं। तो एक ही तत्व के हैं, इसलिए समस्थानिकों के बच्चों रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण कैसे होते हैं? सेम होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती हैं बच्चों। भौतिक गुण अलग अलग। हाँ, रासायनिक गुण समान हैं बच्चों, तो इन आइसोटोप्स को हम किसी भी रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते। किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता कि 1H1 अलग कर दिया, 1H2 अलग कर दिया, 1H3 अलग कर दिया, 8O16 अलग कर दिया, 8O17 अलग कर दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता, केमिकल प्रोसेस से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। कुछ भी आप प्रोसेस लगाओगे वो सब पे एक समान रूप से लगेगी, तो वो अलग अलग हो ही नहीं पाएंगे। तो रासायनिक गुण समान होने के कारण इनको आप लिख लेना कॉपी पर, रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके जो भौतिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसीलिए इनको फिजिकल मेथड द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। फिजिकल मेथड द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे गैसीय विसरण द्वारा अलग कर सकते हैं इसको। गैसीय विसरण एक फिजिकल प्रोसेस है, उससे हम इनको अलग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी समझ में आया। तो बच्चों बहुत सारी बातें हो गई। आज आपने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ा। अभी वैसे क्या क्या रह गया है? अभी संभारक भी रह गया है, ये भी पढ़ाना है बच्चों। संभारक नाभिक कौन कौन से होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों इनकी चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे। इन दोनों को कल के लेक्चर में पढ़ा देंगे, इन दोनों को। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बस एक थोड़ा सा 2 मिनट मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक सारांश हम निकाल लेते हैं कि अब तक आज हमने क्या पढ़ा। कि एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। उनको हम समस्थानिक आइसोटोप्स या सम प्रोटोनिक आइसोप्रोटॉन्स कहते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन अलग अलग मैंने सब उदाहरणों में आपको समझाया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। तो मिलते हैं कल इन शेष बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।